गए हैं। आज हम एनडीए को फोकस करते हुए उन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करेंगे जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। मैं इरीना बघेल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। इम्पॉर्टेंट गैप टॉपिक्स में हम देखेंगे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री इन सबसे कौन से क्वेश्चंस सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं, मतलब कि कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना है ताकि इस कम समय में 2 महीने की पढ़ाई में अच्छे से अच्छे स्कोर किया जा सके। तो लगभग सभी सिलेबस, पूरा सिलेबस इम्पॉर्टेंट है, सारे टॉपिक इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन यहाँ हमें बात करनी है इम्पॉर्टेंट और सिलेक्टेड टॉपिक्स की। तो स्टार्ट करते हैं हम एनडीए 2020 यानी कि कंबाइंड एग्जामिनेशंस के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की, क्योंकि एनडीए 1 नहीं हो पाया था कोरोना की वजह से, तो एनडीए 2 के साथ ही कंबाइंड एग्ज़ाम होने जा रहा है। इस तरह से आपके सामने ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और आपको इसमें सफलता मिली, इसीलिए हमने इस तरह का एक वीडियो तैयार करने की कोशिश की है। क्योंकि अक्सर अभी स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि इतनी कम समय में गैट वाले पोर्शन को किस तरह से प्रिपेयर किया जाए। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। आपको पता है कि गैट की बात की जाए पार्ट बी की, तो यहाँ 2 पार्ट होते हैं। नंबर 1 साइंस और सेकंड जो होता है उसमें होता है आपका सोशल साइंस। हम यहाँ पर इंग्लिश और मैथ्स की बात नहीं कर रहे हैं, केवल 150 क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात कर रहे हैं जो कि साइंस और सोशल साइंस से पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू ये जानना है कि गैट यानी कि जीके एग्ज़ाम की स्ट्रैटेजी के बारे में, जिसमें कि डिटेल में वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है और मैं यहाँ पे ज़्यादा बात नहीं करूँगी, सिर्फ मार्क्स का हम यहाँ पे देखेंगे। तो मैथ्स में 120 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, टोटल 300 मार्क्स के होते हैं, और गैट में 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो 600 मार्क्स के होते हैं, यानी टोटल जो मार्क्स होते हैं वो 900 मार्क्स का पेपर होता है। अब यदि गैट की बात की जाए यानी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की बात की जाए, और यहाँ पे जीएससी इसे कहा जाता है, इसी को जनरल स्टडीज़, जीके जनरल नॉलेज और जीए यानी जनरल अवेयरनेस के नाम से जाना जाता है। तो कौन कौन से टॉपिक यहाँ पर पूछे जाते हैं इस पोर्शन से? फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स और मिसलेनियस। ओके, अब यहाँ पर हम एक एक करके सभी से पूछे जाने वाली इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करेंगे। सबसे पहले जो यहाँ पे टॉपिक की बात करेंगे वो है फिज़िक्स। ओके, जब हम फिज़िक्स की बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं, हमें यहाँ पे फिज़िक्स में जो टॉपिक्स कवर करने हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, पदार्थों के गुणधर्म, मैकेनिक्स यांत्रिकी, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स यानी कि ऊष्मा और ऊष्मागतिकी, वेव्स यानी तरंगे, ऑप्टिक्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपको इसमें से प्रकाश का एक एक चीज़, न्यूमेरिकल्स और कॉन्सेप्ट्स और फैक्ट को ध्यान रखना है, जैसे कि लाइट प्रकाश हो गया, रिफ्लेक्शन यानी कि अपवर्तन हो गया, रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, स्फेरिकल मिरर एंड लेंसेस हो गए यानी कि लेंस और दर्पण से पूछे जाने वाले प्रश्न। ह्यूमन आई से लगातार क्वेश्चन पूछते जा रहे हैं, इसलिए मानव नेत्र को आपको अच्छे से पढ़ करके जाना है। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म यानी कि जो विद्युत और चुंबकीय हैं, इस टॉपिक को भी कवर करना है। और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन यानी कि बल, जो न्यूटन के गति के नियम हैं, इनको भी आपको कवर करना है। तो ये सेलेक्टेड इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, बाकी फिज़िक्स आप सबने बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है, और कई लोग आईआईटी जेईई की भी प्रिपरेशन कर रहे थे, तो उनको फिज़िक्स में कोई दिक्कत नहीं चाहिए, बहुत ही आसानी से आप फिज़िक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं केमिस्ट्री की तरफ। केमिस्ट्री में जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रायोरिटी में आपको रखना है वो है एसिड बेस वाटर, अम्ल क्षार जल, यानी कि आपको पीएच जो है वो अच्छी तरह से पढ़ करके जाना है। सेकेंड है प्रॉपर्टीज ऑफ एयर एंड वाटर यानी कि वायु और जल के गुणधर्म। थर्ड है आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड यानी कि कार्बन और उसके यौगिक, जैसे डायमंड हो गया और ग्रेफाइट हो गया, जो भी एलोट्रॉप्स हैं, अपरूप हैं, उन सभी को आपको ठीक ठाक पढ़ना है। गैसेस प्रॉपर्टीज़ यानी गैसों के गुणधर्म, एटम स्ट्रक्चर यानी कि अणु संरचना, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस जो होते हैं यानी कि जो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन हो रहे हैं,
ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन यानी कि ऑक्सीकरण और अपचयन प्रक्रियाएं और समीकरण, केमिकल बैलेंस करना, ये सारी चीज़ें आपको देख लेनी है। ओके, और केमिस्ट्री भी आपको इजीली वहाँ पे सॉल्व हो जाती है, बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं आते। नाउ नेक्स्ट, जब हम बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी मैथ्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, लेकिन कुछ टॉपिक्स तो आप कवर ही कर सकते हैं, खासकर वो टॉपिक जो साइंस में आपने 10th तक पढ़े हुए हैं। तो इन टॉपिक में आपको क्या देखना है, नंबर 1 सेल एंड सेल डिवीज़न यानी कोशिका और कोशिका विभाजन। तो कोशिका में, सेल में क्या क्या पढ़ेंगे आप कि किसने सेल के जो डिफरेंट ऑर्गेनेल्स है, फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है, उसके अलावा क्लोरोप्लास्ट हो गया, न्यूक्लियस हो गया, डीएनए हो गया, राइबोसोम हो गया। तो सेल वॉल, सेल यदि हम मेम्ब्रेन की बात करें, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली की बात करें, तो कौन से ऑर्गेनेल्स का डिस्कवरर कौन है, ठीक है, किसने खोजा है, और सब यदि कोई उसका उपनाम है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी हाउस कहा जाता है। साथ ही इसके इम्पॉर्टेंट फंक्शन हो, जैसे कि यदि हम न्यूक्लियस की बात करें तो इसे कंट्रोल यूनिट भी कहते हैं, डीएनए यहाँ पर है, जेनेटिकल मटेरियल है। तो ये सारी चीज़ें आपको फैक्चुअली याद कर लेनी है। सेकेंड है बायोमोलिक्यूल्स यानी जैविक अणु। तो जैव अणुओं में क्या आ जाएगा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स। और आपको पता है विटामिन से वाले टॉपिक से ठीक ठाक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि विटामिन ए का केमिकल नाम क्या है, स्कर्वी डिजीज़ किसकी कमी से हो रही है, या फिर मिर्ची में कौन सा विटामिन पाया जा रहा है। और प्रोटीन जो है, प्रोटीन में सेकेंडरी टाइप ऑफ प्रोटीन की बात कर लें या पेप्टाइड की बात कर लें। फलों में कौन सा प्रोटीन, फलों में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जा रहा है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस बायोमोलिक्यूल्स से अराइज होते हैं। तो आपको कार्बोहाइड्रेट, विटामिन अच्छे से देख लेना है, विटामिन डी का केमिकल नेम क्या है, कमी से कौन सी डिजीजेस हो रही हैं, ये थोड़ा सा आपको फैक्चुअली एनालाइज कर लेना है। थर्ड बायोलॉजी का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डिजीजेस यानी बीमारियाँ। बीमारियाँ बैक्टीरिया के कारण भी होती हैं। हाल ही में कोरोना जो था एक वायरल डिजीज़ थी, वायरस के कारण उत्पन्न हुई। तो विषाणु जनक जितनी बीमारियाँ हैं यानी वायरल डिजीजेस जितनी हैं, जैसे डेंगू हो गया, तो इनकी लिस्ट बना लीजिए। फंगल डिजीज़, प्रोटोजोअल डिजीज़, तो इनकी लिस्ट बना करके, और कौन सी उसके केमिकल एजेंट हैं, टीबी जैसे है तो किसकी वजह से हो रहा है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है उसका वाहक, तो ऐसी चीज़ें याद रखनी है। फिर लास्ट बायोलॉजी में, लास्ट मतलब कि केवल इम्पॉर्टेंट और सिलेक्टेड की बात कर रही हूँ, बाकी तो बहुत बड़ा सिलेबस है ही। ह्यूमन सिस्टम में रिप्रोडक्शन, नर्वस सिस्टम, इनको थोड़ा एनालाइज कर लीजिएगा तो आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। ओके, अब आते हैं हम सेकंड वाले पार्ट में, यानी कि जो सोशल साइंस है। सोशल साइंस में सबसे पहले बात करते हैं हम हिस्ट्री की। तो जब हम हिस्ट्री की बात करेंगे तो हिस्ट्री में आपको क्या देखना है, हिस्ट्री में आप देख सकते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओके, तो यहाँ पे यदि हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें, तो मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा और यहाँ पर धौलावीरा, ऐसी जो इम्पोर्टेंट साइट्स हैं उनको देखिएगा। इंडस वैली के टाइम का जो एग्रीकल्चर और वहाँ का जो सोसाइटी, जो रिलीजियस यानी धार्मिक जो वहाँ पे पैटर्न था, वो सारी चीज़ों को देखिएगा। सेकेंड है बुद्धिज़्म और जैनिज़्म। बेसिक चीज़ें कवर कर लीजिएगा कि बुद्धिज़्म जो हैं 4 आर्य सत्य यानी 4 नोबल ट्रूथ क्या है, या फिर बुद्धिज़्म के जो इम्पोर्टेंट टेक्स्ट हैं, ओके, जैसे कि अभिधम्म पिटक, ये क्या है, इस तरह से। और बुद्धिज़्म में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रहेगी कि जो स्पेशली सिंबल दिए गए हैं कि धम्मचक्र प्रवर्तन क्या था, ओके, महाभिनिष्क्रमण क्या था, इस तरह की बेसिक चीज़ें आपको कवर करनी है। जैनिज़्म में देख लीजिएगा महावीर स्वामी का जो यहाँ पर आपको कौन सी उन्होंने शिक्षा जोड़ी हुई है, उनके पहले कौन कौन से चिन्ह थे, और महावीर स्वामी ने कहाँ पे शिक्षा ग्रहण की, किस नदी के किनारे शिक्षा पाई। जैनिज़्म के 3 ग्रंथ, जो जैनिज़्म के यहाँ पे 3 ज्वेल्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो इस तरह की चीज़ें आपको याद रखनी है। देन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से आप अशोका का टाइम पीरियड देखिए, मॉडर्न टाइम पीरियड आ जाएगा। गुप्तास में भी आप
सिंपली सिस्टम वगैरह देख सकते हैं, सोशल सिस्टम कैसा था और आर्किटेक्ट कैसा था गुप्तास में, ये देखेगा। अशोका में इंक्रिप्शंस यानी कि जो उनके 14 इंस्क्रिप्शंस हैं जो खुदाई हुई है, उनके किस इंस्क्रिप्शन में क्या लिखा गया है, किस अभिलेख में क्या है, इसको भी पढ़ना है। फिर आएगा संगम टेक्स्ट, तो साउथ इंडिया से संगम टेक्स्ट और विजयनगर एम्पायर, यानी ये दोनों टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। देन आएगा मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर में से आर्ट एंड कल्चर खासकर ध्यान रखना है। जहांगीर के समय का, अकबर, औरंगजेब, शाहजहां, चारों को ही ठीक ठाक पढ़ लेना है। देन सबसे इम्पोर्टेंट होगा वॉर, बैटल्स एंड रिवोल्ट। तो वॉर जो है इनमें ब्रिटिशर्स के साथ जो हमारे वॉर हुए हैं, केवल वही नहीं बल्कि जब से अरेबियंस ने इंडिया पर अटैक किया, ओके, तो आपको खासकर महमूद गजनी, मोहम्मद बिन कासिम से लेकर के ब्रिटिशर्स तक के वॉर बैटल्स को याद रखना है। चाहे वो 1191 वॉर 1192 का तराइन का बैटल हो जो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था, चाहे वो फिर आगे चल के एंग्लो मराठा वॉर हो, चाहे वो आगे चल कर के यदि एंग्लो डच वॉर हो रहा है तो उसे भी ध्यान रखना है। और ब्रिटिशर्स ने जितने राजपूतों के साथ युद्ध किए हैं, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। रिवोल्ट जो हुए हैं, चाहे वो ट्राइबल रिवोल्ट हो, तो उसमें आपको याद रखना है पर्टिकुलर किस प्लेस में हुआ था, रीज़न क्या था और उसका लीडर क्या था। देन आपको रिलीजियस और सोशल रिफॉर्म मूवमेंट में जो बड़े लीडर्स हैं जैसे राजा राम मोहन रॉय, तो ये किस धर्म की किस सोसाइटी के ये फाउंडर थे, इस तरह की चीज़ें याद रखनी है। देन 1857 का रिवोल्ट रीज़न काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, थोड़ा डिटेल में देखिएगा खासकर रीजन्स को। और गांधीयन एरा तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। गांधी जी में उन्होंने जो मूवमेंट्स चलाए, वहाँ से गांधीयन एरा खासकर पूरी हिस्ट्री में, यदि आपको पूरी हिस्ट्री नहीं पढ़नी है तो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लीजिए। स्पेशली आपको 1857 के रिवोल्ट से लेकर के 1947 इंडिया के आज़ाद होने तक के बीच में जो भी मूवमेंट्स चलाए गए हैं और गांधी जी जिन जिन में एक्टिव रहे, उन सारी चीज़ों को आपको देखना है। फॉर एग्जाम्पल वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी हो सकता है, असहयोग आंदोलन या सिविल डिसोबीडियंस यानी कि सबने अवज्ञा, क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन। तो इस तरह के जो भी इम्पोर्टेंट आंदोलन हैं और जितनी समिट्स हुई हैं, चाहे वो गोलमेज फर्स्ट हो, गोलमेज सेकेंड हो, इन्हें भी आप देखिएगा। रेवोल्यूशनरीज खासकर ध्यान रखिएगा। फॉर एग्जांपल भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने कौन सी आर्मी को रिफॉर्म किया, कौन सी बुक्स लिखी। तो हिस्ट्री में बुक्स और जो फॉरेन ट्रैवलर्स हैं जो एंशियंट और मिडिवल हिस्ट्री में खासकर ग्रीक, चाइना से आए हैं, तो किसके समय काल में आए हैं और कौन सी यात्री थी, उनको भी याद रखना है। देन ब्रिटिशर्स जो गवर्नर जनरल थे, चाहे वो कॉर्नवालिस की बात हो, चाहे लॉर्ड इरविन की बात हो, इन सभी के समय में जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं उन्हें याद रखिएगा। और लास्ट टू लास्ट बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन हिस्ट्री इज़ दैट ब्रिटिशर्स एक्ट 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1947 के एक्ट तक और 1935 के इंडियन गवर्नमेंट एक्ट भारत शासन अधिनियम तक आपको सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। तो एक्ट को खासकर पढ़ लीजिएगा, ओके। देन नेक्स्ट आते हैं हम ज्योग्राफी में। अब यहाँ पे पूरे टॉपिक नहीं लिखे हुए हैं, कुछ मैं बताऊँगी आपको, कॉपी पेन लेकर के बैठने। जैसे हिस्ट्री में मैंने एक्स्ट्रा टॉपिक्स ऐड कर दिए थे फॉरेन ट्रैवलर्स और बुक लिटरेचर्स के। तो इसी तरह से ज्योग्राफी में नंबर 1 द अर्थ। अर्थ में लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड आपको ध्यान रखना है, अक्षांश और देशांतर रेखाएं। अर्थ में आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा, तो ये जो भी रेखाएं हैं उनको स्पेशली जो अंतर्राष्ट्रीय मानक रेखा है, इंटरनेशनल टाइम लाइन है, उसको ध्यान रखना है। उसके अलावा अर्थ की स्ट्रक्चर में, संरचना में कोर, मेंटल और क्रस्ट के अलावा जो उसकी रॉक्स हैं, ओके, चट्टानी संरचनाएं हैं, प्लेटूस हैं, उन सभी को भी पढ़ना है। नाउ नेक्स्ट एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में आपको क्लाइमेट पूरा कवर करना है, एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर देखना है। क्लाइमेट में जो हॉट यहाँ पे कोल्ड स्ट्रीम्स होती हैं, ठंडी और गर्म जल धाराएँ होती हैं, उन्हें याद रखिएगा। विंड्स में लोकल विंड्स के नाम याद कर लीजिएगा। साइक्लोन में रिसेंट में करंट अफेयर्स का भी पॉइंट बनेगा। साइक्लोन का ये तो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें देख लीजिएगा, डेफिनेशन, और जैसे साइक्लोन आए क्या है एक बार पूछा गया था, यानी चक्रवात आँख। और इसी तरह से
साइक्लोन के नाम जो हैं कहाँ पर आए थे ये याद रखिएगा। ट्रांसपोर्ट की बात आए तो रेलवे ट्रांसपोर्ट हेडक्वार्टर्स कहाँ पे कौन सा हवाई अड्डा है, एयरपोर्ट का क्या नाम है, ये चीज़ों को याद रखना है। मिनरल्स में याद रखना है फर्स्ट मोस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है, मोस्ट को ही याद रखिएगा, टॉप मोस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट जैसे बॉक्साइट में कौन है, कोल में कौन है, लाइक दैट। और इंडियन ज्योग्राफी में इंडियन सॉइल, इंडियन वेजिटेशन, इंडियन मिनरल्स और इंडियन प्लेटूज हिल्स, इनको आपको कवर करना है। नाउ नेक्स्ट पॉलिटी में आते हैं तो पॉलिटी में सबसे इम्पॉर्टेंट प्रियम्बल से आपके कई क्वेश्चंस बन जाएंगे। जैसे कि सोशलिस्ट किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड किया गया, कौन कौन से शब्द ऐड किए गए प्रियम्बल में, उन्हीं सब चीज़ों को प्रियम्बल को किसने क्या कहा है। देन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में से 42nd और 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट खासकर याद रखना है, और मैं वीडियो बनाऊंगी इस पर इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स और इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स के, तो उनको भी आपको पढ़ना है। देन प्रेसिडेंट, क्योंकि सेना में जाने के बाद आपका जो मुखिया है वो प्रेसिडेंट राष्ट्रपति ही है, तो आपको प्रेसिडेंशियल रूल से लेकर के प्रेसिडेंशियल पावर, रिजाइन ओथ, सभी चीज़ें याद रखनी है। देन फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकारों को पढ़ लेना है आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक। देन फंडामेंटल ड्यूटी में पूरी 11 ड्यूटी भी आपको याद होनी चाहिए। डीपीएसपी में इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स याद कर लीजिएगा। पार्लियामेंट में बेसिक चीज़ें देख लीजिएगा, लोकसभा राज्यसभा का स्ट्रक्चर, जुडिशरी में पावर्स देख लीजिएगा, और थोड़ा बहुत पंचायती राज को देख लीजिएगा, और शेड्यूल याद कर लीजिएगा। तो ये था पॉलिटिक्स, इसमें इंपॉर्टेंट थे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, और प्रेसिडेंट आपको पढ़ना है। नाउ नेक्स्ट अगली बात करें हम इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स को मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप 5 ईयर प्लान पढ़ लीजिए, पंचवर्षीय योजनाएं जो नई गवर्नमेंटल स्कीम्स आई हैं, तो भारत सरकार की योजनाओं को अच्छे से याद कर लीजिए, किस ऑर्गेनाइजेशन ने कौन सी स्कीम को लॉन्च किया है। उसके अलावा जो भी ऑर्गेनाइजेशन कब सेटअप हुए, ओके, ऐसी चीज़ें याद कर लेना है। बैंकिंग सिस्टम थोड़ा देख लेना है, और यहाँ पर आपको इंस्टीट्यूशंस वर्ल्ड वाइड जो है उन्हें देख लीजिएगा। देन करेंट अफेयर की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, 8-10 क्वेश्चन आ रहे हैं। 6 महीने पुराना करेंट अफेयर्स में से आप नेवल जितनी भी मिलिट्री एक्सरसाइजेस हुई हैं, किन किन देशों के बीच हुई है, कहाँ हुई है, भारत की रैंकिंग किसी भी रिपोर्ट में किस रैंक पर है, और रिपोर्ट को कौन पब्लिश करता है। उसके अलावा आपको देखना है कि थीम वगैरह जो होती हैं, डेट होती हैं, और कोई नया इलेक्टेड किसी कंट्री का हेड है तो उसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। या इंडिया में किसी को कोई बड़ा अवार्ड मिला हुआ है, जो इंटरनेशनल अवार्ड्स वगैरह मिलते हैं, तो उनके बारे में आपको ध्यान रखना है। तो अवार्ड्स और जो बाकी चीज़ें होंगी वो करंट अफेयर्स का ही पार्ट हो जाएंगी, मिसलेनियस इसी में कवर होगा। लेकिन इसके बाद भी जो दुनिया में सबसे बड़ा, सबसे छोटा, कौन सा माउंटेन कहाँ पे है, फर्स्ट परमवीर चक्र अवार्डी कौन थे, ठीक है, या रिसेंट में कोई ब्रेवरी अवार्ड मिला है, तो इस तरह की जो चीज़ें रहेंगी वो मिसलेनियस का पार्ट हो जाएंगी। तो ये जितने टॉपिक्स थे, इनमें से आपको जो इम्पोर्टेंट और सही लगे, आप अपनी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग इनको यदि पहले से पढ़ रहे हैं तो इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से रिवाइज करके जाइए, या अभी आपके पास 2 महीने का वक्त है, सिलेक्टेड टॉपिक भी पढ़ लेंगे। तो गैट में एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, यदि आप अच्छी रैंकिंग चाहते हैं, अपना प्लेस से सिक्योर करना चाहते हैं, तो आप इन टॉपिक्स को कवर कीजिएगा, और इतना टाइम आपका मैनेज भी हो जाएगा। उसके लिए भी अलग से टाइम टेबल बना दिया था मैंने, और उसका वीडियो है इस इरीना बघेल यूट्यूब चैनल पे। तो आप इस पूरे स्ट्रैटेजी को यदि फॉलो करेंगे तो आपको एग्जामिनेशन में काफ़ी हेल्पफुल होगा। और बाकी जो भी एनडीए के एग्जामिनेशन के इम्पॉर्टेंट वीडियोस हैं उन्हें मैं अपलोड करती रहूँगी, तो आप चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।